तो हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था ग्रेविटेशनल्स। हाँ, तो मैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है आरएनएम एकेडमी। हम पढ़ा रहे हैं नीट के लिए हिंदी मीडियम चैनल और मैं पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स 11th फर्स्ट बुक। हमने 100% के आसनी 99% कंप्लीट कर दी है। आज या कल तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड बुक कोशिश करेंगे एक बार इस बुक के जो सारे क्वेश्चन है जो पीछे आए हुए हैं, कोशिश करेंगे एक बार सोल्व आउट करने की, एक क्लास लेकर 2-3 घंटे क्लास लेकर। ठीक है। हाँ, तो हमने स्टार्ट इस टॉपिक में पढ़ा दिया था इंट्रोडक्शंस के बाद में मैंने स्टार्ट किया था गुरुत्व त्वरण के मान कैसे आते हैं, उनका मानों का कहाँ कहाँ कैसा असर होता है, पृथ्वी के ऊपर क्या असर होता है, पृथ्वी पे क्या मान होता है, ऊपर जाने पे क्या मान फर्क होता है, नीचे जाने पे क्या मान फर्क होता है, और उसके बाद में घूर्णन गति से क्या अंतर आता है, ध्रुवों पे क्या मान होता है और भूमध्य रेखा पे क्या मान होता है। उसके बाद में हमने किया था भूमध्य रेखा और पोल के बीच में जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में जो परिवर्तन आता है उसका मान भी निकाला था। उसके बाद में हमने निकाला था क्या, किसी गोले की तीव्रता तीव्रता और विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था। क्या था, E बराबर F अपॉन F, और दूसरा क्या था, ई वी बराबर के क्यों नहीं, सॉरी, जी एम अपॉन आर। वो क्या था, तीव्रता थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में एक रिलेशन, लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में मैंने रिलेशन बताया था फील्ड, गुरुत्वीय फील्ड और गुरुत्वीय विभव के बीच में क्या था, ई बराबर माइनस डीवी अपॉन आर, या फिर डीवी से रिलेशन निकालो तो डीवी बराबर माइनस ई डी आर। इससे क्या क्या निकलेंगे, इससे निकलेंगे एक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, उस पर तीव्रता कितनी होती है, किसी गोले के सतह पे तीव्रता कितनी होती है, किसी गोले के सतह पे उसका विभव कितना होता है, फिर उस गोले के सतह से लेकर धीरे धीरे उसके आंतरिक भागों में विभव कितना होता है, धीरे धीरे उसके केंद्र तक आते आते उसके विभव का मान कितना होता है। सेम उसकी तीव्रता भी निकाली थी। फिर हमने ठोस गोला कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था सॉलिड गोला, सॉलिड स्पेयर। हाँ, सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर में कुछ मान अलग थे। क्या थे, गोले के बाहर किसी बिंदु पे तीव्रता और विभव सेम थे, सेम उसके सतह पे भी उतने थे, परिवर्तन कहाँ आ रहा था, परिवर्तन उसके अंदर आ रहा। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसमें दिक्कत है। कल परसों एक कमेंट भी आया था कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करवाते। हाँ, बिल्कुल करवाएंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। एक दिन संडे को एक क्लास लेकर इस बुक के सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग अलग कोचिंगों द्वारा ज्यादा रिफर किए जाते हैं कि ये क्वेश्चन ज्यादा, इन क्वेश्चनों के पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। बल 4 प्रकार के होते हैं, ये सारे आपको बता दिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीजें ये आज आपको स्टार्ट किया जाएगा एस्केप वेलोसिटी। आज कंप्लीट नहीं होता, आज उसका केवल बेस है। उससे पहले मैं केपलर के नियम वापस बताऊंगा। केपलर के नियम वापस बताने के पीछे एक मोटिव है। मोटिव इसलिए है कि जब आपको किसी ग्रह का पलायन वेग बताया जाए या एस्केप वेलोसिटी बताई जाए तो उस टाइम आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी ग्रह, चाहे कोई ही भी ग्रह हो, सौरमंडल का हो चाहे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का कोई भी ग्रह हो, उसकी जो क्लास होती है या उसकी जो राउंडेबल जो स्पेयर होता है जिसमें वह चक्कर लगाता है, परिक्रमण काल करता है, आवर्त काल करता है, घूर्णन काल करता है, वर्ती चाल करता है, कुछ भी करता है, वर्ती चाल नहीं करता, सॉरी, परिक्रमण चाल करता है, उसके चारों तरफ का एरिया हमेशा एक पैराबोला होगा। पैराबोला यानी परवलयाकार होगा। परवलयाकार आप कहना चाहो तो आप उसको बोल सकते हो अंडाकार। ठीक है। उसकी सेम आकृति अंडाकार होती है, ऐसे। ठीक है। बिल्कुल वर्ताकार नहीं होगा। और उसमें 2 एक्स होंगी। कौन कौन सी होगी, एक उसकी मुख्य एक्स होगी, एक उसकी गौण एक्स होगी। गौण यानी कि मतलब जिसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, यानी दूसरी एक्स भी बोल सकते हो। एक मुख्य एक्स हो जाएगी। मुख्य एक्स में भी 2 हिस्से होंगे। कौन कौन से, देखो, मुख्य एक्स का ये हिस्सा कौन सा, A0, यानी मेन रेखा से पूर्व की साइड का एक्स का भाग हमेशा A0 होता है, इस साइड का माइनस A0। और गौण में ऊपर की तरफ 0 B और नीचे की तरफ 0 माइनस B। ठीक है।
थ्री डायमेंशन में भी ये पैटर्न बन सकता है। क्लियर? उसके तीन नियम थे, सभी ग्रह परवलयाकार पथ पे चलते हैं, दूसरा कौन सा था, सभी ग्रहों की क्षेत्रीय चाल समान होती है। ये चीजें सारी वापस रिवाइज करेंगे जब हम इसके वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेयर के बारे में, सॉलिड स्पेयर के बारे में। दो तीन चीजें बच गई थी, और उसके बाद करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ज्यादा नहीं पकाऊंगा, लेट्स वी बिगिन स्टार्ट। हाँ, सॉलिड स्फीयर में दो चीजें याद रखनी है, सतह हो बाहर हो, तीव्रता वही रहेगी जो खोखलेगी। क्या रहेगी? बाहर सेम रहेगी, बाहर तीव्रता कितनी थी, बाहर बाहर तीव्रता पूछे तो सीधा लगाना E बराबर GM/। सतह पे तीव्रता ज्ञात करनी है तो सतह पे तीव्रता हो जाएगी E बराबर -GM/। अंदर का मान अलग होगा, और कितना होगा, E बराबर -GM/R। ठीक है, केवल ये होगा। दूसरी चीजें, यहाँ विभव का मान याद करें तो विभव का मान होगा, सॉरी ये स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है। ठीक है, मैं भूल गया था, स्क्वायर होगी, तीव्रता में हमेशा स्क्वायर आते हैं। विभव क्या होगा, विभव होगा GM/E। क्या होगी दूसरी, GM/। बड़ा, अब दो चीजें देखो, आपको दिक्कत ये होगी कि सर दोनों चीजें तो एक रेडियस ही तो है, फिर अंतर क्या आ रहा है, अंतर आएगा। अंतर मेन चीज ये होता है, अगर आपको कोई गोला दे रखा है, उसकी केंद्र से उसकी परिधि के बीच की दूरी आपको पता, रेडियस कहते हैं। अब कैपिटल आर, हमेशा याद रखना, कैपिटल आर ग्रह हो गोला हो उसकी रेडियस है, लेकिन जो छोटी आर है वह उस गोले के केंद्र से लेकर परिधि, परिधि से आगे जो बिंदु स्थित है, कहां है हमें नहीं पता कि वो A0 की साइड में या B0 की साइड में, -A0 -B कहीं भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो रेडियस या वो दूरी, आप उसको एक्स की जरूरी नहीं कि आप यहाँ आर ही लिखो। आर का रेफरेंस तो इसलिए ताकि आपको दोनों ई और वी की में दिक्कत। ठीक है, एक चीज और, तीव्रता हमेशा, मेन चीजें हमेशा याद रखनी, तीव्रता हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि विभव एक क्या होगा, विभव एक स्केलर क्वांटिटी। क्या अंतर होता है, होता है बिल्कुल। तीव्रता में हमारे पास हमारा एरिया होगा, उसमें दिशा भी होगी, तीव्रता की हमेशा दिशा होती है, चारों तरफ होती है तीव्रता। ये नहीं कि एक पिंड है, हमारी आइज होती है लगभग 180 डिग्री के आसपास घूम सकती है, उसका कुछ एरिया तो होगा। ये थोड़ी कि जब मैं सामने दे रखा हूं तो बिल्कुल सामने होगा, नहीं, उसका भी कुछ कोण बनेगा, तो सेम ही है। तो तीव्रता सेम वैसे ही, तीव्रता का भी क्षेत्र बनेगा। आंख की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन हम तीव्रता का कोई क्षेत्र होता है कि इस दिशा तक तीव्रता है। इस परिणाम की तीव्रता जितना, जितनी बड़ी चुंबक है, जितनी अधिक विद्युत धारा है, जितना अधिक गुरुत्वीय बल है, सभी में अंतर आता है। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसके नजदीक जब कोई चीज जाती है तो वो तेजी से उसके अंदर प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि उसकी घूर्णन गति बहुत ज्यादा, उसके कारण उसका आकर्षण होता है। जैसे ट्रेन चलती है, कहा जाता है कि ट्रेन की जब स्पीड ज्यादा हो तब उसके पास नहीं जाया जाता। क्यों नहीं जाया जाता? क्योंकि जब ट्रेन आगे चलती है, ये सेम चीजें जब हम दाब पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, जब ट्रेन चलती है तो उसके साथ साथ हवा चलती है, वो दोनों साइड का हवा का एक गैप बना के चलती है, कुछ ऐसे, दोनों साइड की हवा को वो आगे की तरफ करती है, आगे की तरफ ऐसे लाने का प्रयास करेगी, हवा चलेगी आगे, हवा चलेगी आगे, कुछ पीछे की तरफ छोड़ती जाएगी और कुछ आगे की तरफ। इसलिए जैसे उसके नजदीक आया जाएगा हवा के साथ, वो आपको अंदर लाने का प्रयास करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तीसरी चीज बती है कि गोले के अंदर तीव्रता कितनी होगी। तो गोले के अंदर तीव्रता हमेशा, सॉरी मैं यहां भूल गया था, गोले के अंदर तीव्रता कितनी होगी, एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, गोले के अंदर तीव्रता 0 होगी। 1 मिनट प्लीज, गोले के, ठोस गोले के अंदर तीव्रता 0 होगी, वो उसकी बातें थी। और यहाँ विभव कितना होगा, ये भी मैंने थोड़ा सा मिसलीडिंग कर दिया था, वी आएगा यहाँ पे, और तीसरा वी क्या कहलाएगा, तीसरा वी कहलाएगा GM/, हमेशा याद रखना, R क्यू।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत सॉरी 2r3, दिक्कत आएगी 1/r3। यहां तक तो आपके सेम आ रहा है। सेम के आगे दिक्कत, सॉरी 1/r3 नहीं, एक सेकंड, 1 इसको वापस मिटा के पूरा नया लिख देते हैं। उसके ठोस गोले के अंदर भी बढ़ता, सीधा याद रखना है, माइनस हमेशा आएगा Gm/2r3। यहां तक कोई दिक्कत? 3r², 3r² माइनस r², ये गोले के अंदर होगी। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तीव्रता 0 होगी, केवल विभव होगा। माइनस में होगा Gm/2r3, 3r² माइनस छोटा r²। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करेंगे, नई हेडिंग लगा लो, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, और वो भी किसकी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद है सभी को, वर्क पावर एनर्जी में बताया था मैंने क्या होता है। देखो स्टार्टिंग देखो एक बार, ऊर्जा होती है, ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऊर्जा, ऊर्जा की विमा होती है कार्य के बराबर। कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं, कि कार्य कर लो या ऊर्जा दे दो। भाई कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा से गुरुजी 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। बेसिक देखना जरूरी है, वरना वापस दिक्कत आएगी। गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है? पिंड अगर गतिशील है तो उसकी गति के कारण द्रव्यमान, और गति के कारण की ऊर्जा को गति ऊर्जा। तो गति के कारण ऊर्जा, स्थिति में सीधी है सर, वह अगर रुकी हुई है उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा। ठीक है, हाँ, गति के कारण ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, स्थिति के कारण। फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूला होता है E के बराबर 1/2 mv²। था या नहीं था? था। समय का भी रिलेशन याद है किसी को? P बराबर √2m, याद है? अच्छी बात है, याद होना चाहिए। ये हो जाएगी EU, हो जाएगी mg। याद है, द्रव्यमान था। किसी वस्तु को ऊपर ले जाते समय हमेशा कौन सी ऊर्जा निहित होती है? उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। पिंड था, स्थिर था, उसको बल दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, जाते जा रहा है, एक पिंड बाद में उसका स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निम्नतम हो जाएगी, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इसी कंडीशन पे गतिज ऊर्जा भी उच्चतम होगी और स्थितिज ऊर्जा भी उच्चतम। वापिस पिंड नीचे गिरता जा रहा है, गतिज ऊर्जा, और वापिस यहाँ आते भी सेम कंडीशन है, U बराबर mgs। लेकिन ये कहां था? ये सिर्फ उस टॉपिक में था जहां कुछ आपको m द्रव्यमान दे दिया था, G आपको कह रखा है 20 हाइट तक इस द्रव्यमान को ले जाने के लिए कितनी गतिज ऊर्जा लगानी पड़ी। ये था इसका बेसिक। लेकिन आज इस बेसिक को थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं। देखो एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। जब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के दिन, एक चीज देखो, जब कोई पिंड है, पृथ्वी से अनंत दूरी पे कोई पिंड है, उस पिंड को हमारी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ ला रहे हैं, वह पिंड स्थिर था। जैसे जिसको अपनी तरफ लाते जाएंगे तो उसको पहले गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर यहां आएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होगी। एक चीज हमेशा याद रखना, वहां भी मैंने क्या बोला था? वहां भी बोला था स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। याद देखो, उसका सेम परिभाषा क्या होती है? द राइट डेफिनेशन होती है कि स्थितिज ऊर्जा की अंतिम स्थिति में से उसकी प्रारंभिक स्थिति का परिवर्तन हमेशा किए गए कार्य का ऋणात्मक भाग के बराबर होता है। वापस देखो, स्थितिज ऊर्जा की अंतिम स्थिति में से उसकी प्रारंभिक स्थिति का अंतर सदैव गुरुत्वीय कार्य द्वारा के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक भाग के बराबर, ऋणात्मक भाग के बराबर होता है। मतलब U फाइनल माइनस U
इनिशियली बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू जी। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, यहां जीएफ का मतलब होता है गुरुत्वीय फील्ड, यानी गुरुत्वीय फील्ड ने जो कार्य किया है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस देखो। एक सेकंड, दो तीन पेज ऐड कर लेता हूँ। एक सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड प्लीज। हाँ, एक पिंड है, देखो एक पिंड है, माना कि ये पिंड, ठीक है। आपको कह रहा है कि इस ये पिंड आ रहा था, इसको आपको यहां से यहां तक लाना है, ठीक है। आप ले आए, कोई दिक्कत नहीं। एम द्रव्यमान का पिंड था, आपने उठाया, गति ऊर्जा दी, यहां लाकर उसको रख दिया, तो उसमें स्थिति ऊर्जा सेम की सेम रह जाएगी, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती। लेकिन यहां पढ़ा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण में तो ऐसे नहीं कि यहां से उठकर यहां जाएगी, नहीं, वह अनंत से उठकर हमारे पास आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो बहुत बड़ी दूरी का बल होता है। वापस दो तीन फॉर्मूले देखो। ई बराबर होता है जी एम अपॉन, और वी बराबर होता है माइनस जी एम अपॉन दो। अनंत पे विभव क्या होता है? अनंत पर विभव जीरो। विभव अनंत पे विभव क्या हो जाएगा? ठीक है। जैसे जैसे अपने नजदीक लाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? ऋणात्मक होता जाएगा। अगर अगर केवल एक बॉडी हो, केवल एक बॉडी या पिंड हो तो स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी, जीरो। समझे? यानी केवल आपको एक पिंड उठा के लाना है, किसके अधीन? गुरुत्वीय फील्ड में या गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तब आपकी गतिज ऊर्जा होगी, स्थिर ऊर्जा होगी जीरो। क्यों होगी? क्योंकि जब दो पिंड होंगे तब उनमें आकर्षण होगा, कुछ दूरी पर रखे होंगे, उनमें कुछ तो आकर्षण होगा। इसलिए जब उस पिंड को आप उठा के लाएंगे तो आपको उस पिंड का आकर्षण बल भी झेलना पड़ेगा। देखो, आप किसी से कोई वस्तु छीनने जा रहे हैं, देखो आपके पास खुद की वस्तु है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी दो या उसका कोई भी यूज करो। लेकिन आपको अगर किसी और की वस्तु, किसी और से आपको वस्तु लानी है, किसी और को गर्लफ्रेंड लानी हो तो है, किसी और की कोई वस्तु जो उसके आकर्षण से बंधी हुई है, उसको हमारे क्षेत्र में लाने के लिए उसका प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब दो पिंड होंगे तब इस ऊर्जा का मान होगा, और वो कितना होगा? और वो होगा U बराबर माइनस जी एम छोटा एम। गुरुजी ये फॉर्मूला तो सेम गुरुत्वाकर्षण मिलता, हाँ गुरुत्वाकर्षण मिलता, लेकिन वहां आर स्क्वायर था, यहाँ आर। यू समानुपाती किसके होता है? 1/r। देखो फॉर्मूले से सीधा पता चल रहा है, जब दो द्रव्यमान होंगे तभी स्थितिज ऊर्जा होगी, और होगी तो भी ऋणात्मक होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। पॉजिटिव होने की भी एक कंडीशन है, लेकिन वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखनी, दो तो होने चाहिए पिंड, एक पिंड हुआ तो हुआ जीरो। दो पिंड होंगे तो उसका प्रतिकर्षण भी झेलना पड़ेगा, उसके क्षेत्र से मुश्किल से जैसे पबजी में खेलते हो ना कि किसी के एरिया से आपको उसको बचा के लाना होता है, सेम यही काम है कि किसी पिंड जो आपस में बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल से, उसके नजदीकी पिंड को उठा के अपने पास। अब देखो, माना ये दो पिंड है, ये M1 है और ये दूसरा पिंड M2, इनके बीच की दूरी, ठीक है। हाँ, तो सीधा फॉर्मूला हो गया U बराबर जी एम माइनस, ये फॉर्मूला इसका। अब देखो Y काम था, क्या था? मैंने पढ़ाया था U बराबर होता है माइनस WC। याद है किसी को कुछ? जब बार बार पढ़ाया था याद है, वहां देखो साम्य स्थिति पढ़ाई थी, तीन कंडीशन। वापिस देखो तीन कंडीशन, जिनको याद नहीं स्थिर हो जाएगी। एक वृत्त था या नहीं था? उस वृत्त के ठीक ऊपर, यह एक गोला है, उसके ठीक ऊपर कोई पिंड रखा हुआ है, उसकी साम्य स्थिति क्या होगी?
उसकी साम्य स्थिति अपने उच्चतम पोजीशन पे होगी, ठीक है, लेकिन यहां से वो नीचे गिरना प्रारंभ करेगी। सभी को पता है जब कोई वस्तु अपनी उच्चतम स्थिति पे होगी तो वहां से वो नीचे आएगी, ये तो आपको पता है, लेकिन जब नीचे की स्थिति पे होगी तो वह धीरे धीरे उच्चतम स्थिति पे जाएगी। निम्नतम है, अब कहां जाएगी, वह धीरे धीरे उच्चतम स्थिति पे जाएगी, ठीक है। हाँ, तो U किसके बराबर हो गया, U स्थिति ऊर्जा है, और माइनस WC क्या हो गया, WC कार्य किया गया है लेकिन विपरीत दिशा में किया गया। क्यों, क्योंकि दूसरे के क्षेत्र से हमें कुछ निकालना पड़ेगा। तो ऋणात्मक केवल परिणाम की दिशा को बताता है, उसका परिणाम नहीं बताता, उसकी दिशा विपरीत दिशा को बताता है। जैसे कल हमने विभव बताया था, विभव भी सेम ये होता है कि किसी के क्षेत्र से किसी पिंड को अनंत से किसी क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। अब किसी के क्षेत्र में कोई पिंड आएगा तो वो विरोध तो करेगा, फिजिक्स में विरोध होता है, आपके यहाँ पे होता है तो यहाँ पे। तो परिभाषा के हिसाब से क्या मान था, परिभाषा कहती है डब्ल्यू फाइनेस यानी अंतिम स्थिति पे स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति पे स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, माइनस WGF। मैन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, यहां GF का मतलब होता है गुरुत्वीय फील्ड या तीव्रता, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, माइनस W के, या किए गए कार्य के, और ये माइनस किसके कारण आया, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य है तो बिल्कुल ऋणात्मक है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। अब आगे देखो, एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। इसकी 2-3 लाइनें हैं, अब वो लाइनें देखो, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, 1 बाय 1 देखते जाओ, ठीक है। हाँ, पहली लाइन, किसी पिंड को किसी पिंड को या वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक विस्थापित विस्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस वस्तु की गुरुत्वीय, देखो किसी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक विस्थापित यानी अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं या किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तक किया गया कार्य उस बिंदु का उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाई यू, यानी कि उसको यू से डिनोट किया जाता है। ये इसकी लाइंस है। सर हमें पता है, आप क्या बता रहे हो, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। दो चीजें, दो द्रव्यमानों का उपस्थित होना अति आवश्यक है, उपस्थित होना अति आवश्यक है। केवल एक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा सदैव गुरुत्वीय क्षेत्र में 0 हो, ठीक है।
नंबर 3 बात, ठीक है, 2 बातें कंप्लीट। नंबर, किसी निश्चित किसी निश्चित दूरी पर ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अभी बताया मैंने, फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि ऋणात्मक है होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निश्चित है दूरी पे। अगली चीजें देखो, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का महत्तम मान महत्तम मान 0 होता। अब ये महत्तम मान कहाँ होगा? ये महत्तम मान होगा अनंत पर। अनंत पर मान होगा। ठीक है, अगली चीज है देखो। हाँ, ये एक चीज लिखना चाहो तो वापस, ये कभी धनात्मक नहीं होती, ये कभी धनात्मक नहीं होती है। इसके पीछे एक लाइन है, वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, आप आगे, 1 सेकंड प्लीज। आगे बढ़े, हाँ। 5 लाइन लिख सकते हो। नंबर 6 लाइन है, जब पिंड को अनंत में अनंत से अन्य पिंड के क्षेत्र में लाते समय गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सदैव नहीं होना चाहिए। यानी यानी का मतलब है डेल के इजिकल टू, ठीक है, ये सारी चीज है। और भी, या इस लाइन का अथवा लिखना चाहो, या फिर इस लाइन को, बड़ी लाइन को छोटे से में लिखना चाहो, तो एक ही मतलब है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट रखो। भैया जी कोई मतलब नहीं, केवल अगर वेग कांस्टेंट रह गया। अब देखो, आपने कोई गेंद फेंकी, उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, चाहे यहां था चाहे कहीं भी जाए, केवल उसका वेग में परिवर्तन होगा। जितना वेग बढ़ेगा गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, जितना वेग कम होगा उतनी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। कल यही चीज मैंने बताई थी कि पोटेंशियल विभव में, सॉरी गुरुत्वीय विभव में बताई थी कि एनसीईआरटी कहती है कि विभव को जब अनंत से किसी पिंड के पास लाया जाता है, उस टाइम उसके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ना आए। इसलिए कह रहा है कि उसको धीरे धीरे लाया जाए, ऐसे नहीं कि देन ले आए अपने नजदीक, ले 1 सेकंड में उसके नजदीक नहीं। अगर उसके ला रहे हो तो उसके धीरे धीरे उसके नजदीक आना चाहिए, ताकि जब काउंटिंग की जाए तो आपको उसका मान पता चल सके। ठीक है, हाँ। तो इन सारी बातों से हम कह सकते हैं कि हाँ, 7 नंबर बात, यो इनफाइनाइट का मान हो जाएगा 0। तो मैंने बोला था 8 नंबर बात हो जाएगी, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति कौन सी थी? भाई पिंड को अनंत से ला रहे थे, तो अनंत पे हमें नहीं पता। देखो, आपको इतना ध्यान में लगा कि चाहे विभव हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, दोनों अनंत पे होंगे 0, चाहे कहीं भी हो, हमें नहीं पता। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर उनको अनंत पे 0 मान लेंगे तो हमें पता कि वहां उसकी स्थिति 0 है। अगर यहां तक लाएंगे तो उसका माइनस मान आता जाएगा। कितना मान आ रहा है केवल आपको ये देखना है, ठीक है, और कोई मतलब आपको नहीं है। तो फाइनाइट यानी अब हमारे पास है यू इनफाइनाइट, मतलब अब वो 0 पे, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स।
यानी गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हो जाएगा u इनफाइनाइट तो 0 है, तो रख लो यू एफ माइनस हो जाएगा माइनस डब्ल्यू जी एफ। बस यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। इसमें पूछा गया यदि पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण जी है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे पृथ्वी तल से पृथ्वी की रेडियस को 3 गुना हाइट तक, रेडियस से 3 गुना हाइट तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना घुमाओगे इस फॉर्मूले को काफी हार्ड होता जाएगा, लेकिन सीधा इसका एक फॉर्मूला देखो। हमें पता है कि मैंने कोचिंग में इसको देखा था, काफी बड़ा करा था। देखो इसका एक सेम सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो हमें पता है कि डेल यू बराबर होता है एम जी, जो हमने पढ़ा था। यहाँ अलग मान आ रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, कितनी हाइट तक, 3 गुना हाइट तक। इसलिए 3 गुना आप हाइट कर सकते हो, हाइट को 3 ले जाना है। बाकी एमजीएच में कितना परिवर्तन है आपको केवल ये मेजरमेंट करना है। तो ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर ले जाने के लिए करना पड़ता है जी बराबर जी डैश इंटू 1 प्लस 2h बटा माइनस 2h बटा आर। ये भी क्वेश्चन था एन था। एक सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ हाँ हाँ, एच बराबर जी बराबर होता है जी डैश 1 माइनस 2h अपॉन आर, या इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है जी बराबर जी डैश इंटू 1 प्लस एच बटा। ठीक है, मान रख लो, ये मान सेम जी में रख लो, तो डेल यू बराबर होता है एम जी अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में करना ये काम, तो 1 अपॉन एच बट्टा आर होता है। ये स्लेश में होता है, दोनों चीजें स्लेश में होती है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं होती, स्लेश होता है। 1 बट्टा एच अपॉन आर इंटू ये एच। ठीक है, तो डेल यू बराबर, वह कह रहा है कि रेडियस को हाइट के 3 गुना के बराबर, तो 1 माइनस एच बट्टा 3, यही तो था। कर लो इसको सोल्व। एम जी एच बराबर 3 प्लस 3h, तो 3h प्लस h बटा, ये ऊपर चला जाएगा 3mgh बराबर 4h। 4h h से बटा ये 3 है 3h, h से h कैंसिल आउट हो जाए, तो डेल u बराबर हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा mgh बटा। तो बता सकते हो कि उसकी गति ऊर्जा में कितना प्रयोग है, mgh बटा। ठीक है, 3 क्यों आया, 3 उसकी हाइट के 3 गुना के बराबर, यानी एक लेयर कंप्लीट करोगे तो उसकी mgh अपॉन 4, इतना परिवर्तन उसकी 1 टाइप में आए। वह एक हाइट में ले जाओगे तो इतना आएगा, और 3 हाइट में ले जाओगे 3mgh बटा। ठीक है, हाँ अब वापस बात करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर और मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। डेल यू बराबर mgh 1 प्लस एन, नहीं सॉरी, n इंटू 1 प्लस एन, इसकी सहायता से भी आप मान निकाल सकते। ठीक है, वापिस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी सहायता से इसको स्टार्ट करते हैं। समझा दिया था मेन मेन चीजें, वापिस देख सकते हैं। यू एफ होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, अगर बिना प्रूव इस फॉर्मूले को समझे तो दिक्कत आएगी, केवल आपको प्रूव करके दिखाना जरूरी। देखो ये 2 पिंड है, ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, ये इस साइड में गति कर रहा है, ये इस साइड में गति कर रहा
गतिज ऊर्जा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। माना इनकी सड़क से टक्कर होती है, यानी ये टक्कर एक दूसरे से हुई और एक दूसरे के इतनी है कि आराम से टकराए तो ये वहीं की वही हुई, यानी मैंने कोई क्षति नहीं हुई। इस कंडीशन में अगली कंडीशन क्या होगी? ये और होते नहीं होते? होते। अगर इसका एक फिजिक्स के इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा जाए तो एक इंपॉर्टेंट आती है, एक ऐसी टेबल आती है, उसकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक बैच आता है उसका, ठीक है, यहाँ एक बॉल टंगी रहती, यहाँ 2 बॉल टंगी रहती, यहाँ 3 बॉल, यहाँ 4 बॉल, और ये 5 बॉल है, ठीक है। इस भाग को कुछ नहीं, इस भाग में स्पेस है। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस साइड की जो बॉल होती है, चाहे इस साइड की ले लो चाहे इस साइड की कोई बॉल है, माने ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को क्या किया इन्होंने, पीछे लाया और लाके छोड़ दिया, ऐसे वापिस छोड़ दिया, तो ये गेंद टकराएगी। ये 1 नंबर गेंद है, ये 2 नंबर गेंद, ये 3 नंबर गेंद, ये 4 नंबर गेंद, ये 5 नंबर। पहली कंडीशन में ये सारी एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, समझोगे तो स्थिर ऊर्जा समझ में आ जाएगी। पहली गेंद को इन्होंने पीछे लाकर छोड़ा तो ये टकराई गेंद 2 नंबर की, 2 नंबर 3 नंबर के, 3 नंबर 4 नंबर के, और 4 नंबर 5 नंबर के। लेकिन गति सिर्फ एक करेगी, 5 नंबर वाली इस साइड में चली जाएगी, बाकी तीनों ने सेम अपना स्थान सेम का सेम रखा। 5 नंबर की वापस आएगी, हिट करेगी 4 नंबर को, 3 नंबर को, 2 नंबर को, 1 नंबर को। तो बता सकते हो कि ये बीच वाली 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर बॉल क्यों चेंज नहीं हुई? यही फिजिक्स है। फिजिक्स कहती है कि आप में जो ऊर्जा है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि हमने कुछ जलाया तो जो, या बल्ब जल रहा है उससे जो रोशनी निकल रही है क्या वो क्षितिज हो रही है? नहीं, वो कुछ और रूप में बदल रही है। ऊर्जा कभी भी क्षितिज नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज। जब बॉल नंबर 1 ने अपनी उच्चतम स्थिति से नीचे अपनी माध्य स्थिति पे आई, उस टाइम उसने हिट किया 2 नंबर को, इसलिए उसने सारी ऊर्जा एक साथ ट्रांसफर कर दी, किसमें? बॉल नंबर 2 में। गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हुई 2 नंबर में पोटेंशियल में। पोटेंशियल एज टू एज कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में, एज टू एज कन्वर्ट होगी 4 नंबर में पोटेंशियल में, और ये बॉल इस बॉल को ट्रांसफर करती है, ये बॉल आगे ट्रांसफर होगी। तो चेंज कहां हुई? ये पोटेंशियल 4 नंबर चेंज होकर 5 नंबर को हिट किया और 5 नंबर ने गतिज ऊर्जा धारण कर, ठीक है। वापिस सेम प्रोसेस, उस साइड से वापिस लगी, 5 नंबर ने हिट किया 4 को, 3 को, 2 को। हाँ, ये तो है 5 गेंदों का। अगर इसको सेम छोटा सा देखें, एक नंबर बॉल ने हिट किया और 2 ने इस तरह, यहां केवल 1 ने हिट किया, 2 ने गति की, 2 ने हिट किया, 1 ने गति की, ये सारी। अब देखो इसको समझेंगे गुरुत्व के दिन। अगर ये दोनों पिंड हैं आपस में टर्मिनेट करते हैं, माना कि ये स्टैम्प चिपे हुए, अगले स्थिति में देख लो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। समझो इससे, माना ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। एक कण यहां पे है स्थित है, दूसरा कण है, इस कण को हमें लाना है यहां पे, ठीक है, इस पोजीशन पे। जब हमने कण पी को कण क्यों तक लाए, तब विभव तो करना पड़ा। विभव क्या था? विभव किया गया कार्य था, क्या था? V बराबर माइनस जी एम अपॉन, या किया गया कार्य, बस एक ही बात थी, V बराबर माइनस जी एम अपॉन। लेकिन अगर मैं इस P से कुछ दूरी पर एक दूसरा पिंड रख दूं, P से
कुछ दूरी पर एक पिंड नया रख दूं क्यू और उनके बीच की दूरी हो आर, तब इस पिंड को वहां से इस बिंदु तक लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, उसमें आपको लगाना पड़ेगा ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति। ठीक है, जब ज्यादा पावर और ज्यादा शक्ति लगाओगे उस कंडीशन में क्या होगा, कण P को कण Q के एरिया से आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में आकर्षण बल लग रहा है, P और Q में आकर्षण बल लग रहा है, तो इसका Q का कुछ एरिया होगा, सेम एरिया किसका होगा, सेम एरिया P का भी होगा, दोनों के बीच में आकर्षण बल है, आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, एक दूसरे पे बल भी लगा रहे हैं। उस कंडीशन में जब हम P को कहां करेंगे, P को इस साइड में लाएंगे, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। हम हाथ से नहीं ला रहे, इसको पकड़ के नहीं ला रहे कि यहां से किया और यहां गया, नहीं 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 नहीं, गलती से भी मत बोलना। यहां से लगने वाला P से इस पॉइंट Q तक, ये Q2 मान लो, ये ठीक है, नीचे वाला ये दूसरा Q2 मान लो, ठीक है। Q के क्षेत्र से P को निकालने के लिए जो बल लगेगा वह बल होगा Fg। ठीक है, अब बताओ Fg किस साइड में लग रहा है, Fg तो लग रहा है इस साइड में, ठीक है, और उसका क्षेत्र कौन सा है, उसका प्रतिकर्षण उस साइड में है। इसलिए जिस दिशा में हम लाना चाह रहे हैं, जिस दिशा में वह जाना चाह रहा है, उसके वह विपरीत आ रहा है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वीय बल के अधीन गति यही होती, यानी कोई उल्का पिंड किसी अन्य ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसका पृथ्वी आकर्षण उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे एस्टेरॉयड आते हैं, बड़े बड़े एस्टेरॉयड घूमते हैं पृथ्वी के आसपास, अगर वो और किसी ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं तो वो उस ग्रह को बहुत ही कम चांस में उसको छोड़ेंगे। कब तक, जब तक उन पे अन्य ग्रह का प्रभाव ना पड़े। जैसे अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ा, एक बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण का, और उस गुरुत्वाकर्षण बल का उस ग्रह से उसको मुक्त करा के अपने क्षेत्र में ले। ठीक है, तो ये होता है। अकेला पिंड था तब आ रहा था, कोई गति नहीं, लेकिन दो पिंड होते हुए वहां कौन सा बल लगाना पड़ा, वहां गुरुत्वीय बल लगा। ठीक है, काम करना पड़ा, इसलिए किए गए काम में क्या होता है, किया गया काम किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। करें इसको प्रूफ, ठीक है, कर देते हैं वन बाय वन इसको प्रूफ, आपको भी कंफ्यूजन ना हो। माना एक कण यहाँ पे ये है और इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है, ये m1 है, इसे कुछ दूरी पे कण दूसरा है m2, ये है r, इनको लाना है यहाँ पे। अकेला कण ला रहे थे तो काम क्या था, काम 0 था, लेकिन जैसे दो पिंड लाने हुए तो उनका m1 m2 का आकर्षण बल घटाना पड़ा। तो सीधा लिखना है, अगर अकेला कण ला रहे हैं तो Gf वर्क बाई गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फील्ड इज F1। VGF का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा किया गया। दूसरा WGF2 इज इक्वल टू माइनस GM1M2 अपॉन, ये दो फॉर्मूले। अब करेंगे इसको प्रूफ, कैसे, एक सेकंड, अब करेंगे कम। क्या होता है, हम इस पिंड को कहां से ला रहे हैं, अनंत से, या इनफाइनाइट है, और कहां तक ला रहे हैं, x दूरी तक, x दूरी उसको ला रहे, इनफाइनाइट से उस पिंड को x दूरी तक ला रहे। तो क्या होता है, किया गया कार्य होता है W बराबर F डॉट dx। ये फॉर्मूला आपको कंफर्म है तो कर लो। W बराबर इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, R तक, F डॉट dx। F का मान कितना होता है, F का मान तो सभी को पता है, GM1M2 R स्क्वायर, M1M2 R स्क्वायर, तो रख लो ये मान। तो मान रखा तो क्या हुआ, इनफाइनाइट टू R माइनस
माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो यहां हम रखेंगे एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर दूरी तय तक हम लाए, इनफाइनाइट से एक्स दूरी तक उसको लाए, इनफाइनाइट से उस बिंदु तक आने में हमें एक्स दूरी तय करनी पड़ी। तो डब्ल्यू हो जाएगा किसके बराबर, माइनस जी m1 m2 आ जाएगा बाहर, ये निशान आर माइनस 1/x² समाकलन कर लो। जी m1 m2 सेम का सेम रहने दो, इसका करोगे तो उसको ऊपर ले जाओ, -2 + 1 इंटू -2 + 1, ठीक है। हाँ ये मान करना, इंटू इनफाइनाइट टू आर तक। W बराबर जी m1 m2 माइनस x की पावर -1 इंटू ये -1 यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट टू आर। D बराबर -जी m1 m2 1/-x। अब आपको कंफ्यूजन ना हो कि आर स्क्वायर से ये 1/x² से 1/x कैसे आ गया, ये समाकलन से आएगा, ठीक है। तो W बराबर जी m1 m2 -1/r इंटू -1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता, तो W किसके बराबर हो जाएगा, जी m2 -1/r इंटू 0। तो W हो जाएगा -जी m1 m2/r²। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यानी किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर है। केवल आपको इतना ध्यान है। अब आगे की चीजें देखो, क्या चीजें, जब दो पिंड थे m1 और m2 थे, m1 m2 थे, ये r थे, यहां से x दूरी तक लाना था, ये इनफाइनाइट है, ये कोई बिंदु m1 पिंड को इस पिंड O तक x दूरी तक लाना था, ठीक है। कितनी दूरी तय की उसने, r दूरी तक, इनफाइनाइट से x दूरी तय करवाने तक हमने r दूरी तक, उनके बीच की x दूरी थोड़ी समझो, इनफाइनाइट से लेकर यहां तक लाने में कितना दूरी तय करनी पड़ी, r, ठीक है। कंफ्यूजन होगा बार बार x में और r में। x r दूरी है उन पिंडों के, सॉरी m1 और m2 पिंडों के बीच की दूरी, और x उसको इतना दूर लाए, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बाकी मैंने फॉर्मूले समझा। अब देखो, इस पिंड को यहां इस साइड में लग रहा है Fg बल, यानी पृथ्वी को इस साइड में, पृथ्वी उसको खींच रही है, ओ उसको पृथ्वी मान सकते हो, पृथ्वी उसको इस साइड में खींच रही है। बीच में क्या है, बीच में है यू स्थिति ऊर्जा है, ये पिंड रखे हुए, इस साइड में एक बल लगेगा इनके विपरीत, कौन सा, एक्सटर्नल बल, यानी बाह्य बल। बाह्य बल कैसे, m2 पिंड भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी एक बल उसका उस साइड में भी लग रहा है। कौन सा बल ज्यादा है इस टाइम, तो सर Fg बल ज्यादा है या नहीं है। इसलिए दो फॉर्मूले यहां से बनते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस होता है WFG, बट स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है -W प्लस F एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल के कारण, एक्सटर्नल के कारण, एक्सटर्नल बल के कारण, बाह्य बल के कारण किया गया कार्य धनात्मक होता है, या स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है। यहां तक क्लियर। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट तीसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, W बराबर, एक सेकंड, W बराबर मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, m इंटू डेल
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, डेल यू, यानी किया गया कार्य किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इनटू ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ठीक है। हाँ, अब एक एग्जांपल की सहायता से कर लेते हैं, दो तीन एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक वर्त है, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 4 kg, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर। तो टोटल ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, ये द्रव्यमान है 1m 2m। ठीक है, तो माइनस जी, एम का मान कितना है यहां से यहां तक, 1 × 2/5, माइनस दूसरा जी × 2 × 3/2, माइनस जी × 3 × 4/3, माइनस जी 4 × 1/4। तो कितना मान हो जाएगा, माइनस जी × 2/5, माइनस जी × 3, माइनस जी × 4, माइनस। ठीक है, तो मान निकाल सकते हो इक्वल करके, -5 एलसीएम ले लोगे तो -2g, -15g, -20g, -5g। ये 2g 3g 4g 1, ये 15 20 35, 35 5 40 और 2 42g। तो कितना मान हो जाएगा, -42 × 6.67 × 10⁻⁻11। और विमा क्या हो जाएगी, विमा सेम जो कार्य की होती है वही विमा इसकी हो जाए। ऐसे किसका मान निकाल सकते हो, ऐसे मैंने मान दे दिया आपको, एक त्रिभुज दे दिया। ठीक है, यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg है, यहाँ पर 10 kg है, ये 15 मीटर है, ये 25 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है, मान निकालो, तीनों को समभाव करो, कुछ भी करो, जितने मान निकाल, केवल आपको क्या करना है, माइनस माइनस मान रखने हैं। जी एम का मान है 1 से 10 तक आओ, 10 से 20 वाला, 10 से 20 वाला कर दो, और 20 से द्रव्यमान देखो, दूरी देखो, मान हमेशा ऋणात्मक लेने और कोई दिक्कत नहीं, और मान हमेशा ऋणात्मक ही आएगा, धनात्मक मान कभी नहीं, कोई दिक्कत। इस त्रिभुज वाला मान निकाल सकते हैं। एक अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए तो एक वर्ग दे देगा आपको। इस वर्त में क्या करना है, इस वर्त में आपको इतने सारे मान देगा, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg का पिंड है, 1 kg का पिंड है, 1 kg का पिंड है, और 1 kg का पिंड। इतने सारे पिंडों का संयोजन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हो जाएगा कि रेडियस सबकी समान है, यानी दूरी सबकी समान है। केंद्र से दो पिंडों की दूरी होगी, जैसे इस पिंड की और चाहे इस पिंड की, इस पिंड की और इस पिंड की, इस पिंड की, और सारी की दूरी सेम हो जाएगी। बस आपको उस टाइम आपको रेडियस का, सर आपको द्रव्यमान नहीं दे रहा, एक रेडियस दे दी और पूरा वर्ड दे दिया, कैसे मान निकाले, केवल आपको दो मान लेने हैं उनका, फिर अगले दो मान, फिर अगले दो मान, फिर अगले मान, ताकि पूरा एरिया कवर करते जाना है और पूरी स्थिति ऊर्जा निकाल सकते। ठीक है, तो ये पोटेंशियल पूरी हुई, आपका विभव पूरा हुआ, स्थिर ऊर्जा पूरी हुई आपकी, और आपका कंप्लीट हुआ तीव्रता। अब आपका लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बची है, ये थोड़ी चलेगी, जिसका नाम है स्केप वेलोसिटी। इंग्लिश छोड़ो, आपको हिंदी में लगानी है हेडिंग, पलायन वेग। पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का मीन्स होता है कि आपने, आप यहां पे खड़े हैं ऐसे, ये आप है, नहीं ये मैं हूं सर, आपने गेंद फेंकी, यहां पे गिर गई, दूसरी गेंद थोड़ी दूर से फेंकी, यहां पे गिरी, तीसरी गेंद फेंकी, यहां पे गिरी, चौथी गेंद यहां फेंकी, यहाँ पे, एक गेंद इस साइड में फेंक लो, एक गेंद ऊपर भी फेंक लो, यहाँ अपने पैरों पे गिर जाए। ठीक है, एक गेंद फेंकी, इसने पृथ्वी को ही पार कर दिया। सर मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है कोई हिम्मत वाला, कर दिया इसने पार। यानी उसने इतनी गेंदें फेंकी कि धीरे धीरे उसने इतनी तेजी से गेंदें फेंकी कि एक गेंद ने पृथ्वी ही पार कर ली। सर आप पागल बना रहे हो ना? नहीं नहीं, पागल नहीं बना रहा, बनाता हूं मैं, ऐसे पागल पर हमेशा नहीं बनाता। देखो, अगर आप किसी 3D ग्रह पे खड़े हैं, ऐसे मानो पृथ्वी पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं आप,
आप ये मत कहना सर इस गोले के अंदर, नहीं, हम एक गोले के अंदर नहीं होते हमेशा, हम पृथ्वी की बाहरी कोर के ऊपर रहते हैं, इस अंदर वाली सतह पे नहीं रहते, इस सतह के अंदर नहीं रहते, केवल इस बाहरी सतह के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही रहते हैं, इसके अंदर नहीं रहते। ठीक है, हाँ, किसके कारण नहीं गिरते? गुरुत्वाकर्षण की गति के कारण, जो 1684 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होती है, इसके कारण पृथ्वी घूमती है, इसके कारण हम नहीं गिरते। ठीक है, हाँ, आपने जो गेंदें फेंकी वह इस पृथ्वी पर गिर रही थी दोनों साइडों में। ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी का कुछ एक एरिया होगा, मान लो कि ये कुछ किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, इतने तक इसके गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ता है। यही चीज तीव्रता में थी कि एक कण था, उसकी एक फिक्स लिमिट थी कि इस लिमिट तक कोई भी गेंद फेंको या कुछ भी करो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। ये काम पृथ्वी का है कि पृथ्वी भी कह रही है कि सारी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करो, बाहर मत जाने दो, सारी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करो केवल। ठीक है, ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी। तो किसी ग्रह का, किसी पिंड का ऐसा एरिया जहां तक उसके एरिया में आपने कोई भी गेंद फेंकी, केंद्र ने उसको वापस आकर्षित कर लिया, तो आप तो थक गए। उस कंडीशन में आपने एक ऐसा वेग निकाला कि वह उसको ही पार कर गई, यानी वह पृथ्वी की परिधि को ही पार कर गई और बाहर निकल गई। ठीक है, तो लिखे, मैंने बताया हुआ है, केवल आपको समझाना है। ठीक है, ये हमारी टेबलेट है, हाँ, थोड़ा सा ध्यान से लिखते हैं। ठीक है, नया हेडिंग लगा लो, पलायन वेग, हाँ पलायन वेग लगा ली हेडिंग, तो कोई दिक्कत नहीं, पलायन वेग। ठीक है, हाँ, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी की सतह पर कभी ना लौट के आए। ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा वीई बराबर √2 GR, आर बड़ा वाला, हाँ, √2 GR। ठीक है, √2 GR होता है। अब देखो जी का मान हमें पता है, क्या मान होता है जी का? जी बराबर होता है GM/R²। ये मान इसमें इंक्लूड कर दो, तो v का दूसरा मान आ जाएगा वीई बराबर √2 GM/R² R से R कैंसिल आउट, तो वीई बराबर √2 GM/, तो ये दो इंपॉर्टेंट मान है। सेकंड मान ये है, फर्स्ट मान याद रहेगा, v बराबर √2 GR। अब देखो, आपको मान निकाल के दिखाएं कि सर पृथ्वी का वेलोसिटी क्या होता है। देखो, वीई बराबर होता है √2 GR होता है जी। ठीक है, तो इसका मान निकाल लो, √2 × जी का मान कितना हो जाएगा 10, आर का मान 6400। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 6400 कितने का वर्ग हो जाएगा? 6400 वर्ग हो जाएगा 80 का, 80 बाहर आ गए। ठीक है, और ये हो जाएंगे 20।
70 का निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 4√5, तो 160 इंटू 2.2, इससे आप मान आसानी से निकाल सकते। ठीक है, √2 जी आर का 4 इंटू 5, हाँ 2 बाहर आ गया 160, और 2.2 का मान निकाल सकते हैं। पृथ्वी के लिए वैसे प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और वैसे बोल सकते हो 8 मील पर सेकंड। एक मील में 1.16 किलोमीटर होते हैं, यानी एक मील में 1600 मीटर है। ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही। आपको प्लान वे करवा दिया गया है, बस कल आपको उपग्रह कराएंगे और उसको उपग्रह की चाल, ठीक है, उससे क्वेश्चन आता जरूर आता, लगभग एक क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ। ठीक है, कल होगा इस वीडियो का एंडिंग। टेक केयर, बाय।